तो सर स्टार्ट करें। आज हमने पीजीबीपी लगभग कर लिया है अपना, और पीजीबीपी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे सर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इलस्ट्रेशंस तो सारे हो चुके हैं सर। इस इलस्ट्रेशन को आप एज अ मास्टर सम कह सकते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिस करने की बहुत अच्छी आदत पड़ जाने वाली है, एंड अदर हेड्स को भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले किए हुए हैं, बट ये थोड़ा सा हम फास्ट स्पीड में जाएंगे बिकॉज आप लोगों को प्रैक्टिस कर करके हैबिट हो चुकी है। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 7 पैटर्न क्या होगा सर? वही होगा, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम पढ़ लेंगे कि किस वे में हमें सोचना है। सेकंड थिंग, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगे, कुछ एरर्स नहीं होंगी, कुछ डिफरेंट हेड्स के बारे में बात किया होगा, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होगी, और हर जगह सर डेप्रिसिएशन वाली कैलकुलेशन तो आनी आनी है। तो उसी सेट फॉर्मेट के ऊपर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होगा, जिसपे हमने अभी तक बहुत से क्वेश्चन किए हैं। आइए सर पढ़ते हैं। मिस्टर शिवम, अ रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचिन, गिव्स द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो सर हम लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई कि ये रिटेल ट्रेडर हैं, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन की कोई भी कैलकुलेशन यहां पे नहीं आने वाली है। याद करिए, हमने आपको ट्रिक बता रखी है कि भाई मैन्युफैक्चर या पावर जनरेशन वाली बात हो गई तो ही एडिशनल डेप्रिसिएशन याद करके लगा दीजिएगा, लेकिन रिटेल ट्रेडर है, एडिशनल डेप्रिसिएशन की कोई भी बात नहीं होगी। अब सर एक पूरा ट्रेडिंग पी&एल दिया है, कुछ ना कुछ एरर्स तो इसमें आने वाली हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे और कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं सर। अब हम यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, आपको रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर शिवम अंडर प्रेजेंटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44(8)(d। मतलब प्रेजेंटिव टैक्सेशन 44(8)(d) वाली सेक्शन जो हमने चार्ट के थ्रू आपको बताई थी, उसके अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट निकालना है। तो सर पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी आ गई 44(8)(d) के अकॉर्डिंग आपको इनकम बतानी है। याद करिए, प्रेजेंटिव टैक्सेशन जहां पे हमने आपको बताया था कि मान लिया जाएगा कि सारे खर्चे अलाउड हो चुके हैं, 30 to 36 इंक्लूडिंग 37, सारे खर्चे आपके अलाउड हो चुके हैं, और जो इनकम आई उस पर टैक्स लगेगा। सो प्रेजेंटिव इनकम के लिए आगे बढ़ते चलो। एंड हमें एक और चीज बतानी है, एंड प्रॉफिट एंड गेन एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट अज्यूमिंग ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। सर एक और रिक्वायरमेंट आ गई, प्रेजेंटिव के अलावा एक और रिक्वायरमेंट आ गई, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या इनकम होगी। तो सर नॉर्मल प्रोविजन जो हमने बार बार पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या इनकम होगी ये भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। अज्यूम दैट द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जितना भी टर्नओवर है ना, यहाँ पे टर्नओवर है 1,12,11,500 रुपए का। जो भी टर्नओवर है पूरा का पूरा टर्नओवर अदर देन कैश है। एसीएस के थ्रू लिए, अकाउंट पे चेक के थ्रू लिए, बैंक के थ्रू लिए, सब कुछ नहीं है, कैश में नहीं है। इट मीन सर यहाँ पे हम टर्नओवर का 6% ही इनकम लेंगे। कैश में होता तो 8%, वरना 6% इनकम होती है। इट मीन यहाँ पे हम टर्नओवर का 6% इनकम लेंगे। अब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले, और आप आपको इतना बड़ा क्वेश्चन 1.5 पेज मानते हैं, 1.5 पेज का क्वेश्चन, ठीक है। अगर टाइम कम है तो सर क्या करें? देखो, आपसे इसने दो रिक्वायरमेंट मांग ली, आपसे दो तरीके का प्रॉफिट मांगा, एक प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाला प्रॉफिट और दूसरा नॉर्मल वाला प्रॉफिट। तो सर आप यहां पे क्या करिए, 44(8)(d) के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होगा? टर्नओवर पता है सर आपको, 1,12,11,500 का 6% सर प्रॉफिट होगा। 1,11,00,000, कैलकुलेटर मेरे साथ सिर्फ कैलकुलेटर उठाइए, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, जो भी हम लिखवाते हैं बाद में आप कर सकते हैं। 1,12,00,000, 11,500 का 6% सर, देखिए आपके स्क्रीन पे भी, आपको क्या कैलकुलेटर स्क्रीन पे यही आ रहा है? तो सर अगर आता है 6,72,690 रुपीज का इनकम, यही मेरा होगा, और मेरे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। टाइम बचाना है, छोटा सा 2 पार्ट है क्वेश्चन में, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया विद इन फ्यू मिनट्स। आइए देख लेते हैं सर क्या सॉल्यूशन। यही है, देखिए 1,72,00,000, सॉरी 6,72,690 रुपीज। देखिए, कंपुटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एज पर सेक्शन 44(8)(d, एज पर सेक्शन 44(8)(d, when where the amount of turnover is received
बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और यूज ऑफ ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब भैया कैश में नहीं है, अदर को इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है जो प्रिस्क्राइब्ड है, तब प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम क्या हो जाती है 6% ऑफ टर्नओवर। दैट इज आपका सॉल्यूशन आ चुका है 6,72,690 रुपए। यहां तक समझ के नहीं समझ गए सर? भीम पे, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी लिया हो सब कुछ कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है सर, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमें नॉर्मल प्रोविजंस के थ्रू चलना है। ठीक है, ठीक है सर। सर अब देखिए, मैंने बोला था आप इस फिगर को जब देख रहे हैं, इस पीएनएल को देखते हो तो इस पीएनएल में एरर फ्री बहुत सी होंगी, उन एरर्स को देखते हैं। सर मेरा पहला दिखा ओपनिंग स्टॉक है, चलो ठीक है, परचेजेस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, बाई सेल्स है, बाई क्लोजिंग स्टॉक पे, सैलरी का खर्चा 60,000 रुपए का है, रेंट एंड रेट्स 36,000 रुपए के हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 रुपए का, टू डेप्रिसिएशन 1,05,000 रुपए का। याद करिए मैंने बोला था हर बार डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है, और मैं आपके लिए फॉर्मेट अगेन यहां बना दिया हूं जिसमें मैंने लिखा था ऑलवेज ऐड करते हैं, जिससे इनकम अपनी बढ़ती है, ऑलवेज ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और हम ऑलवेज डिडक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अकाउंट। तो सर यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग डेप्रिसिएशन लिखा है ना 1,05,000 रुपए का, ये मेरा एड बैक होगा। समझ में आ रहा है? हम आपको वो चार्ट लिखने का पूरा टाइम देंगे, टेंशन मत लीजिए। और आप लोगों को इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो, आप लोग को हैबिट हो चुकी है इस तरह सॉल्व करने की। मतलब 1,05,000 में 50,000 जो नेट प्रॉफिट दिया है ना सर, इस नेट प्रॉफिट में 1,05,000 ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्योंकि ये वाला डेप्रिसिएशन हटाते हैं, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डिडक्ट करेंगे। ठीक है सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, शॉर्ट टर्म लॉस, कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉस ऑफ शेयर। समझ जा रहा हो सर? ये तो कैपिटल गेन हेड का था, ये तो डिफरेंट हेड का था। ये तो सर डिफरेंट हेड की बात कर रहे हैं सर हम। 8100 रुपए सर दूसरे हेड की बात कर रहे हैं, कैपिटल गेन हेड की बात कर रहे हैं, तो सर ये तो कैपिटल गेन हेड में जाना चाहिए था, कैपिटल गेन हेड में जाना चाहिए था सर। समझ रहे हैं आप? तो सर इसमें दिखा है कि इसको यहां से भी हम रिमूव करेंगे, ये वाला लॉस भी हम रिमूव करेंगे, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मेरे ये पीएल के डेबिट साइड में, मतलब मेरे प्रॉफिट को कम किया होगा, तो मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो 50,000 में ये भी 8100 ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। दूसरी बात कर रहा है अदर जनरल एक्सपेंसेस। अगर हम क्रेडिट साइड पे आते हैं सर, तो ग्रॉस प्रॉफिट और बाय इनकम फ्रॉम यूटीआई, अगेन सर ये तो मेरा आईएफओएस में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में इसको टैक्सेबल करते हैं। ये पीजीबीपी के अंदर तो आता नहीं है, तो सर ये मेरा प्रॉफिट पीजीबीपी का प्रॉफिट हटाएगा। हम यहाँ पे केवल पीजीबीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे पीजीबीपी का प्रॉफिट हटाएगा, मतलब 2400 माइनस होगा, और ये चीज जाएगी मेरी सर आईएफओएस के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बस हम इनकी गलतियों को सुधार रहे हैं। ठीक है, 3 गलतियां हमें समझ में आ गई हैं इनका पीएनएल देख के। अब बात करते हैं सर एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ ये इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं। इट इज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ विच वर, ओपनिंग स्टॉक में 9,000 रुपए लिखना भूल गए, क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 रुपए लिखना भूल गए, मतलब हमने अपने प्रॉफिट को 9,000 रुपए से कम दिखाया है यहाँ पे। तो सर जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो 9,000 रुपए से ऐड हो जाएगा, 90,000 नहीं 9,000 रुपए। कैसे? अगर किसी को समझ में आया तो ऐसे समझिए कि सर क्लोजिंग स्टॉक में मैंने 18,000 रुपए कम दिखाया है, ओपनिंग स्टॉक में सर मैंने 9,000 रुपए कम दिया है, तो दोनों का डिफरेंस 9,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो आगे आ जाइए। अब आप बनाइए रेक्टिफाइड पीएनएल अकाउंट, तो 81,000 ओपनिंग स्टॉक में 9,000 रुपए कम लिखे हैं, हम क्या बनाएंगे? रेक्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे? रेक्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इसमें 9,000 रुपए जोड़ेंगे। देखो हम सेकंड अप्रोच बता रहे हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाए, फास्ट नहीं थे इतना, 99,000 रुपीज होगा सर। 90,000 का सही फिगर क्या है? 99,000, क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक में 9,000 रुपए लिखना भूल गए थे, तो सही ओपनिंग स्टॉक आएगा 99,000 रुपए, और सही क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 1,86,100 रुपीज में हम 18,000 रुपए लिखना भूल गए थे, तो 1,86,100 प्लस 18,000, सर क्लोजिंग स्टॉक आएगा मेरा 2,04,100 रुपए। तो सर मेरा जीपी कितना आएगा? 3,03,600 प्लस 9,000 आना चाहिए। आप देखिए कि आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 3,12,600 रुपए आ रहा होगा, और यही ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे भी आएगा।
3,12,600। तो सर क्या होगा, 9,000 रुपए से मेरा नेट प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो सर वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 9,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा दिया। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे आ चुकी है तो आप डायरेक्ट 9,000 रुपीज ऐड कर सकते हैं, या तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग आप बनाइए रेक्टिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट, रेक्टिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए वर्किंग नोट के अंदर, और वहां पे करेक्ट प्रॉफिट 3,12,600 रुपए दिखा दीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया। आगे आइए पढ़ते हैं, आइए आइए आगे पढ़ते हैं। सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर। ये जो सैलरी का खर्चा है ना साहब, ये वाला सैलरी, ये जो सैलरी का खर्चा है ना, इसमें ब्रदर को हमने कुछ सैलरी दी है, और वो सैलरी विच इज अनरिजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 रुपीज, जो कि 2,000 रुपए तक अनरिजनेबल है। मतलब मैंने अपने भाई को जो सैलरी दी है 10,000 रुपए, वो बनती 8,000 ही थी, मेरा भाई था तो मैं पार्शियल हो गया और हमने अपने भाई को ज्यादा पैसे दे दिए 2,000 रुपए। तो जो अनरिजनेबल अमाउंट है वो ऑलवेज हट जाता है। मतलब हमने सैलरी 60,000 रुपीज जो है वो रियल अमाउंट 58,000 ही होना चाहिए था। 2,000 रुपए से जबरदस्ती हम अपना प्रॉफिट घटाए हैं, तो रेक्टिफिकेशन के तहत सर 2,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर रेक्टिफिकेशन करेंगे तो 2,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ सर क्लियर हो गया है, 2,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये कुछ ना कुछ उसी तरीके से है जो बच्चे डेली बेसिस पे क्लास कर रहे हैं और जिन्होंने क्लबिंग की क्लासेस कर ली हैं हमसे, उनको अगर हम दिखाएं चैप्टर 5, तो सर हमने आपको कुछ पढ़ाया था, याद करिए, यहां भी नहीं है, यही है क्या? याद करिए, कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ इनकम क्लबिंग की हमने आपको बताई थी, या फिर एक और जगह मैंने आपको कुछ पढ़ाया तो था इस एग्जाम्पल में कि अगर अगर इस पर्सन, देखो हम यहाँ पे लिखना नहीं चाहेंगे, हमने बताया था कि अगर हस्बैंड, देखो यहाँ पे ये जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड हस्बैंड उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है और वाइफ को कोई पेमेंट मिलता है, तो अगर प्रोफेशनल कैपेबिलिटी में मिला है तब तो ओके है, वरना भाई उस पेमेंट को मानेंगे कि हस्बैंड की इनकम है। कुछ कुछ वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लिया गया है। जब ब्रदर की सैलरी को बोल दिया इन्होंने कि 2,000 रुपया अनरिजनेबल है, तो भैया हटाओ उस खर्चे को P&L से। इतना समझ गए? यस सर समझ गए हैं, 2,000 रुपया अनरिजनेबल था तो उस खर्चे से हटा दिया गया है। कहाँ गया चैप्टर? हाँ ये रहा, 2,000 रुपया हटा दिया गया, प्रॉफिट बढ़ गया। क्लियर? यस सर क्लियर। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। सर यहाँ बोलते हैं द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाज पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ मिस्टर रमेश। रमेश जी को कैश में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कर दिया गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा 23,200 रुपए। 10,000 रुपए से ऊपर का कोई भी खर्चा अगर हम कैश में कर देते हैं तो सर वो खर्चा हमको डिस अलाउड हो जाता है। याद आ रहा है? तो सर ये 23,600 रुपए का 23,200 रुपए का खर्चा तो हमें डिस अलाउड है, इस खर्चे का तो हमको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। हमने जबरदस्ती इस खर्चे को क्लेम कर दिया है, नहीं होगा तो 23,200 अगर यहाँ नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता, मेरा प्रॉफिट बढ़ा है तो सर यहाँ पे 23,200 रुपए का प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा। यहां तक समझे कि नहीं समझ पाया? सर समझ गए हैं यहां तक। एंड आगे देखते हैं, तो सर फोर्थ पॉइंट को देखा हमने, the depreciation provided in the profit and loss account is 1,05,000 was based on the following information। हमें इससे क्या मतलब? हमने तो उस डेप्रिसिएशन को एड बैक कर ही दिया है सर। अब हम देखते हैं कि P&L में जो डेप्रिसिएशन गया उसको एड बैक करने के बाद अब हमें कौन सा डेप्रिसिएशन पीएल से चार्ज करना है, मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज द रिटन डाउन वैल्यू एज पर 31 मार्च 2021 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021, मतलब उस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? 4,20,000 रुपए। दैट इज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपकी आ गई 4,20,000 रुपए। ठीक है, ठीक है सर। A new plant falling under the same block of depreciation was brought on 1st of July 2021। सर 1 जुलाई 2021 को ब्रॉड किया आपने, मतलब सर कितना कब ब्रॉड किया आपने? 180 दिन से ज्यादा उसको यूज किया होगा। इट मीन सर 180 दिन से ज्यादा यूज किया था तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा। तो 4,20,000 प्लस 70,000 रुपीज अगर करते हैं तो सर वैल्यू कितनी आ गई? 4,20,000, 4,20,000 प्लस 70,000 डेट इज आपका आया 4,90,000 वैल्यू की असेट है। कौन सा ब्लॉक है? 15% का ब्लॉक है सर। यहां तक क्लियर है? यस सर यहां तक क्लियर है। अभी आगे आइए देखते हैं। टू ओल्ड प्लांट वर सोल्ड ऑन 1st of October 2021 फॉर 50,000। सर
दो प्लांट सोल्ड कर दिए गए 50,000 रुपए के, तो अब मेरी वो वैल्यू क्या आ गई जिसपे डेप्रिसिएशन लगाना था, मेरी अब WDV आएगी जिसपे हमको डेप्रिसिएशन लगाना था। पीजीबीपी की क्लास 1 45 मिनट बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि डेप्रिसिएशन आपसे कहीं गलत अब कुछ भी ना हो। तो सर देखिए 4,90,000 में से 50,000 डिडक्ट करने के बाद आता है 4,40,000 रुपीज। इस पे 15% का डेप्रिसिएशन कितना आता है, 4,40,000 का 0.15 दैट इज 66,000 रुपीज का सर आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है। यहाँ पे माइनस कितना होगा, पीएनएल से माइनस कितना जाएगा, 66,000 रुपीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। अब सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर 15% क्यों क्यों, देखो 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 देखो, हमने कहा कि मानते हैं मेरे पास पहले एक असेट, दो असेट, तीन असेट, चार असेट, पांच असेट थी, और ये सारी की सारी मेरी 180 डेज से ज्यादा यूज हो रही हैं, मेरे ओपनिंग में आ रही हैं। हमने एक असेट खरीदी जो 180 दिन से ज्यादा यूज हुई, उसके बाद सर हमने दो असेट्स बेच भी दी। अरे बेच दी उसके बाद भी क्या फर्क पड़ता है, जो मेरी बैलेंस में असेट्स आ रही वो सारी असेट 180 दिन से ज्यादा यूज हुई थी, इसका मतलब फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये वाली गलती नहीं करनी है कि सर यहाँ पे ये वाली डेट आप पढ़े, सर अब क्या ये तो वैसे भी 180 दिन से इस डेट को भी अगर आप कैलकुलेट करो तो 180 दिन आ जाएंगे, बट आपको याद रखना है कि फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है सारी असेट, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया 66,000 रुपीज। आइए आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन दिखा देते हैं। नोट्स डेप्रिसिएशन के, ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका, 4,20,000 रुपए। आपने जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी ऐड की वो 70,000 थी, जिससे टोटल आपका आ गया 4,90,000 रुपीज। ठीक, आपने दो मशीनरी बेच दी 50,000 रुपए में, तो WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 31/3/2022 का आपका आया है 4,40,000 रुपए। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 15% की रेट से, तो 66,000 रुपए आ जाएगा। यहां पे बोला गया है नो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउबल इन द एसएससी इज नॉट इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल। इस बात को याद रखना है। ठीक ठीक है सर जी, आगे पढ़े। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं सर। रेंट एंड रेट्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 3,400 पेड ऑन 7th of April 2022। ओके, हमने आपको कुछ बताया था ना कि आप एक्रूअल बेसिस पे खर्चा पहले से ही डाल देते हैं, मर्केंटाइल बेसिस पे खर्चा पहले ही डाल दिए हैं। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनाते समय ये खर्चा हो सके बाद में पेड हो गया हो तो ही अलाउड होता है। जहां पे हमने बताया था बैंक का इंटरेस्ट है, टैक्सेस हैं, तो सर कब तक, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर उस खर्चे का पेमेंट कर दिए तो वो खर्चा अलाउड हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए 31 अक्टूबर 2022। तो सर इन्होंने तो 7 अप्रैल को ही कर दिया है, तो इन्होंने गलत क्या किया, जीएसटी 3,400 रुपए पीएनडल में जाना चाहिए था। जीएसटी 3,400 रुपए पीएनडल में गया है रेंट एंड रेट्स के अंदर, तो सर जो होना चाहिए था वही तो हुआ है। तो गलती क्या है, कोई भी गलती नहीं है, तो इस जगह क्या होगा, नो ट्रीटमेंट भाई, नो ट्रीटमेंट, यहां कुछ भी नहीं करना है, नो ट्रीटमेंट। क्लियर है? यस सर, यहां की बात भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। आपने डोनेशन दे दी, डोनेशन देना पीजीबीपी का खर्चा है क्या, बिजनेस का खर्चा है क्या, आपको अलाउड होगा क्या, बिल्कुल नहीं। वो डिडक्शंस होती है उसमें आप मत आइए, वो डिडक्शन जब ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है तो डिडक्शन होती है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी आपको, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या बिजनेस का खर्चा है, 30 से लेके सेक्शन 30 to 36 में कहीं आता नहीं, और जनरल एक्सपेंस है नहीं ये बिजनेस का, तो सर ये यहाँ पे तो नॉट अलाउड होगा ना, यहाँ पे तो नॉट अलाउड होगा। मेरे प्रॉफिट को 2,000 रुपए से ये खर्चा डिडक्ट कर रहा था, अदर जनरल एक्सपेंसेस जो है 2,000 रुपए ज्यादा दिखाए गए हैं, मतलब मेरा प्रॉफिट 2,000 से कम हुआ था, तो मेरे प्रॉफिट को यहाँ पे आप 2,000 रुपए जोड़ दीजिए और बताइए सर मेरा एक्चुअल प्रॉफिट अब कितना आ रहा है। इससे ज्यादा ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो देखो हम आपके सामने कैलकुलेटर उठा रहे हैं, आप भी कैलकुलेटर उठाइए। 50,000 प्लस 1,05,000 डेप्रिसिएशन प्लस 8,100 जो कि मेरा कैपिटल गेन हिट का था, प्लस 8,100 माइनस 2,400 बिकॉज ये मेरा IFOS का है, प्लस 9,000 प्लस 2,000 प्लस 23,200 माइनस 66,000 करिए, प्लस 2,000 करिए, देखिए कितना आ रहा है सर, आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पे 1,30,900 रुपीज। मेरे कैलकुलेटर पे सर आया 1,30,900 रुपीज, 1,30,900 रुपीज। देखो यार मेरे कैलकुलेटर पे तो ये आया, बुक में हम देखते हैं क्या आया है।
1,30,900 रुपीज सर पीजीबीपी की इनकम, 1,30,900 रुपीज पीजीबीपी की इनकम। हमसे पूछा है पीजीबीपी की इनकम बताइए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए देखिए देखिए, इधर आइए इधर आइए, सब लोग आइए, सब लोग आइए, यहाँ पे भी एक मजा भी आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट profit and gain of Mr. Shivam under presumptive taxation of 44 AD and profit and gain as per normal provision and assuming he had not opted for the provision of 115 BAC। ठीक ठीक है, तो सर प्रॉफिट एंड गेन एज पर नॉर्मल प्रोविजन आपका आ गया 1,30,900 रुपए, और टोटल इनकम अगर पूछे तो सर 1,30,900 रुपए प्लस ये टोटल इनकम यूटीआई वाली 2400 भी जोड़ देंगे। क्लियर है, इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। अब देखो इसकी प्रेजेंटेशन सीखते हैं सर। आइए, हमने पहले देखा कि सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवम हम निकाल रहे हैं। अब जब हमने यहाँ पे लिख दिया है सर, सॉरी टोटल इनकम कह रहा हूं, बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं, ठीक, तो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट 50,000 रुपए आएगा। सर प्रेजेंटेशन हमने आपको यहाँ पे सिखाई है, एक बार इधर आ जाइए, इस स्लाइड पे आइए। नेट प्रॉफिट हमने बोला था कुछ भी दिया होगा उसमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है, देखिएगा आप वही आइटम ऐड करेंगे। अब हम प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं सीख रहे हैं, कंसेप्ट सारे सिखाए हुए, सॉल्व करवा दिया, तीसरी बार रिवाइज करा रहे हैं इस फास्ट ट्रैक कम रिवीजन बैच के अंदर। आइटम इनएडमिसिबल, जो आइटम इसमें नहीं आना चाहिए था या नॉट अलाउड है, जैसे कि मेरा डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं था, या कंसीडर्ड सेपरेटली जैसे आईएफओएस की इनकम या कैपिटल गेन का लॉस सेपरेटली दिखाना था, उसके एडजस्टमेंट हमने की। डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट ऑलवेज हट जाता है, कैपिटल गेन या आईएफओएस एचपी की इनकम जो थी या एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट आता है ना सर, जैसे कि यहाँ पे 2,000 रुपए मैंने ब्रदर को ज्यादा दिया था तो एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट आता है तो उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, प्रॉफिट जिससे हम बढ़ा देते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो डिडक्ट होने चाहिए, लेस करते हैं उन चीजों को, हम उस एक्सपेंसेस को लेस करते हैं जो अलाउड होगा, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अकाउंट, एक्सेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम या एडजस्टमेंट इफेक्ट। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम बोले तो मान लीजिए अगर पीएनडल में दिखा दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख रुपए की है और एग्रीकल्चर इनकम जनरेट करने के लिए 12,000 रुपए का खर्चा भी अगर पीएल में दिखाए तो उस खर्चे को भी हटाते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, डिटेल में पढ़ा चुका है आपको पहले ही। ओके सर, यहां तक की बात तो समझ में आ गई है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन, सबसे सिंपल प्रेजेंटेशन है इसकी, फॉर्मेट खींच लीजिए हो जाएगा। एडमिसिबल एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, लॉसेस क्या है जो मेरे प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 18,000 रुपए किया है, और यहाँ पे आइटम डिडक्टेड में अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 9,000 किया है। आप सेपरेटली दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन नंबर 1। प्रेजेंटेशन नंबर 2 का तरीका क्या मैंने बताया, आप रेक्टिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए, और इस प्रॉफिट को उठा लीजिए। तरीका नंबर 3 क्या हुआ, 50,000 रुपए जो आपका नेट प्रॉफिट है, इसमें आप डायरेक्ट 9,000 रुपीज ऐड कर सकते हैं एज अ एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। ठीक ठीक है सर जी, तीनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो सही लगे। सैलरी पेड टू ब्रदर अनरिजनेबल 2,000 रुपए एड बैक किया, हमने भी एड बैक किया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, whole amount to be printing stationery paid in cash would be disallowed since such amount exceeds 10,000 rupees। 10,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट है तो पूरा खर्चा डिसअलाउड हो गया सर। ओके, ये भी हमने जोड़ दिया है। डेप्रिसिएशन आपका कंसीडर्ड सेपरेटली होगा, इसलिए 1,05,000 रुपए हमने भी एड बैक किया, इन्होंने भी कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हट जाएगा, 8100 रुपए हट गए हैं सर। डोनेशन, ये भी मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है इसलिए हट जाएगा और मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो मेरा प्रॉफिट आ गया 2,08,300 रुपीज। आइटम जो भी डिडक्टेबल था उसमें इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूटीआई है आपका अंडर आईएफओएस जाता है सर, वो 2,400 ऐड हो गया। आप देख लो बिजनेस इनकम आपका कितना आया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 1,30,900 रुपीज आया है, और आप ओरल सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ साइड में जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, साइड में पढ़ते गए लिखते चले गए, आपको ओरल सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम में आपका क्वेश्चन को री रीड करने का, बार बार पढ़ने का और लिंक करने का टाइम बचेगा, बिकॉज हम आपकी इनफ प्रैक्टिस करा चुके हैं अपनी क्लासेस के। चलो नेक्स्ट सर, एक नोट भी इन्होंने दिया है कि जीएसटी लायबिलिटी हैज बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इनकम अंडर सेक्शन 139(1) द सेम इज डिडक्टेबल। जिस चीज को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नो ट्रीटमेंट, देख लो मैंने लिखा है नो ट्रीटमेंट, उसका उन्होंने नोट दे दिया है। बस इतना सही क्वेश्चन था, लेकिन आपको पीजीबीपी का इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाना, ट्राई कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं।